नमस्कार। हम सब इस वक्त एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को भयभीत कर दिया है। इस बार बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में माता पिता की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बच्चों को इस कोरोना के संक्रमण से कैसे बचाया जाए, उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए, और यदि उन्हें संक्रमण हो भी जाए तो उनका इलाज कैसे हो, क्या दवाइयाँ दें, क्या उपचार करें। इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं IMS BHU के बाल रोग विभाग की प्रोफेसर विनीता गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये पिछले 1 साल से हम इस कोरोना जैसी भयावह महामारी से जूझ रहे हैं। तो जो बड़े हैं वो तो आसानी से कह भी देते हैं और समझ भी जाते हैं, पर ऐसे में जो नवजात शिशु जो कुछ कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो उनमें अगर संक्रमण है तो उसे पहचाने कैसे? तो यहाँ पे देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बड़े लोग तो अपनी परेशानी बता सकते हैं, लेकिन जो बहुत छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो अपनी परेशानी बता नहीं सकते हैं। तो हम कैसे समझें कि बच्चे को कोरोना के लक्षण हैं या ये कोरोना से संबंधित बीमारी है? तो देखिए, एक तो सबसे पहला ये है कि हो सकता है कि घर में किसी बड़े को जो है कोरोना से संबंधित लक्षण हो या कोई कोरोना पॉजिटिव है घर में, तो उसमें संभावना बढ़ जाती है कि बच्चों में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा ये है कि मान लीजिए घर में किसी को नहीं है इन्फेक्शन, लेकिन बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिनसे कि आपको शक हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे को कोरोना से संबंधित कोई परेशानी है। तो उसमें कुछ आमतौर पे जैसे लक्षण, मान लीजिए बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, या बुखार हो रहा है, या बच्चे को भूख ठीक से नहीं लग रही है, आपको सुस्त लग रहा है, तो ये सब कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस बार हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों में डायरिया की समस्या आ जाती है, जिनको उल्टी या पतले दस्त होने लगते हैं, ये भी एक कोरोना का लक्षण है। हाँ मैम, मैं इस पर आ रही थी कि चूंकि मौसम भी लगातार बदल रहा है, गर्म कभी ठंडा कभी गर्म, तो ऐसे में छोटे बच्चे हैं तो कभी डायरिया हो गया, बुखार हो गया, तो ऐसी भी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? तो इसमें जो है, अगर जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर घर में मान लीजिए किसी को कोरोना है, कई बार ऐसा हो रहा है कि बड़े लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, माता पिता कोरोना पॉजिटिव है, और बच्चों में तब ये लक्षण आ रहे हैं, तब इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि बच्चे में भी कोरोना है। लेकिन अगर घर में सभी लोग ठीक हैं और बच्चे में सिर्फ इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो कई बार जो है, जो मौसमी सर्दी बुखार होता है उसकी वजह से भी हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में संशय है तो आप अपने जो पारिवारिक डॉक्टर हैं या जो आपके बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनसे मिल करके आप एक बार सलाह ले सकते हैं, या उनसे फ़ोन पे बात करके आप पूछ सकते हैं कि हमारे बच्चे में इस तरह के लक्षण हैं और हमें क्या करना चाहिए। मैम, इसी क्रम में आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे जो बच्चे अभी पैदा हुए, बिल्कुल नवजात शिशु हैं, तो ऐसे में अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और बच्चा नहीं है, तो क्या ऐसे में बच्चे को दूध पिलाना सही है या नहीं? माँ जो है, जो हम कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चे को दूध पिला सकती हैं, मास्क का प्रयोग करके, वो करके। लेकिन अगर माँ जो है, मान लीजिए उनको लक्षण ज़्यादा हैं, माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसी स्थिति में उनका दूध पिलाना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर माँ को मामूली लक्षण है तो वो मास्क का प्रयोग करके बच्चे को दूध पिला सकती हैं। मैम, कोरोना की वजह से ही जैसे ज़िंदगी थम सी गई है। पिछले 1 साल से बच्चों के स्कूल बंद हैं, आउटडोर गेम नहीं है, ना कहीं जाना है, ना कुछ है, तो ऐसे में बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिर्फ टीवी देखना, मोबाइल देखना। तो क्या ये उनके स्वास्थ्य के लिए सही है या फिर और कुछ? जी हाँ, आपने ये बहुत अच्छा एक वो उठाया है कि इस समय पिछले 1 साल से जो बच्चों की जो नॉर्मल दिनचर्या होती है वो बिल्कुल थम सी गई है। सुबह उठना, स्कूल जाना, क्लास में जाना, पढ़ाई करना, अपने दोस्तों से मिलना, ये सभी कुछ बंद हो गया है। और बच्चों की लाइफ जैसे कहें कि एक मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने जो है सिमट गई है। वो बच्चों से बाहर मिल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, तो उससे निश्चित उनके उस पर फ़र्क पड़ा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जब स्थिति सामान्य होगी तो बच्चे जो है फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट सकेंगे। लेकिन जिस समय तक ऐसा नहीं होता है, तब तक तो माता पिता और अभिभावक की ही एक जिम्मेदारी बनती है कि उनको और चीज़ों में उनका मन लगाएं, जैसे इंडोर गेम्स हैं और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं। नहीं तो उनके मानसिक उस पर जो है फ़र्क पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब दूसरी लहर से तो जूझ ही रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने को है, और इस लहर में
महिलाएं और बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो ये बात कितनी सच है? और अगर ये सच है तो फिर महिलाएं और बच्चे पहले से अपना ख्याल कैसे रखें? जी हाँ, ये एक आशंका इस बार, एक संभावना है कि तीसरी लहर जो है उसमें बच्चे ज़्यादा वो होंगे, प्रभावित होंगे। और इसके लिए जो है अभी तो हम ऐसा एकदम पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा है दूसरी लहर में कि बच्चों के अफेक्टेड या प्रभावित होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। अगर हम आंकड़ों पे ध्यान दें तो करीब 10 से 20% बच्चे ही प्रभावित होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर या तो उनमें कोई लक्षण नहीं होते हैं या मामूली लक्षण आते हैं। अब तीसरी लहर में क्या ऐसा होगा कि बच्चों में ज़्यादा दिक्कत आएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। और इसमें कोई किसी के भी दिमाग में ये संशय नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी तरह से अपनी किसी प्रकार की सावधानी को कम करें, क्योंकि दूसरी लहर कुछ कम हो रही है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब दूसरी लहर चली गई है तो तीसरी नहीं आ सकती है, या सिर्फ ये एक भ्रांति है। हमें तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है और जितना हो सके अपना, और जो भी जिसको हम कहते हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन, मतलब जिनको कि संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा है, बच्चे, और उनका जो है पूरा ख्याल रखें। प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे में कुछ बेहतरीन कदम उठा रहे हैं, तो मैम आपके उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी हाँ, ये चूँकि एक तीसरी लहर की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, तो अभी तक तो जैसा मैंने कहा कि बच्चे अगर प्रभावित होते भी हैं तो एक तो कम प्रभावित होते हैं, और अगर प्रभावित होते हैं तो उनमें जो सीवियर डिजीज़ है वो कम होती है, उनको अक्सर जो है अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस आशंका के उसमें कि आगे जो इन्फेक्शन आएगा उसमें बच्चों में ज़्यादा हो सकता है, वो सीरियस भी हो सकता है, इसके लिए काफ़ी लार्ज स्केल पे जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक निर्देश आया है कि हर बड़े अस्पताल में करीब 100 बिस्तर का जो है, जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर होता है और नियोनेटल इंटेंसिव केयर जिसको हम पिकू और निकू कहते हैं, उसमें जो है इस तरह के बेड पहले से तैयार कर लिए जाए, ताकि अगर ऐसी चीज़ होती है तो हम उसका जो है सही समय पर और पूरी अपनी क्षमता के साथ उसका जो है हम वो कर सकें, हम उसका इलाज कर सकें। तो ऐसी तैयारियां शुरू हो गई हैं, हमारे अपने विभाग में जो है तैयारी शुरू हो गई है, और पहले चरण में 50 बेड और उसके बाद फिर 50 बेड का और दूसरे चरण में जो है आईसीयू तैयार किया जा रहा है। इसी क्रम में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है कि एक्स्ट्रा जो है कि अगर किसी को भी किसी तरह की परेशानी होती है तो वो 102 नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस, तो मैम इसका क्या है? हाँ, कि तो आसानी से अगर कोई तैयार नहीं होता, ये समय थोड़ा नेगेटिव है कि ज़्यादातर आप किसी से कहिए तो लोग पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में ये हुआ, एम्बुलेंस का क्या रोल है कि अगर ऐसा हुआ तो? अगर एम्बुलेंस का ये रोल है कि अगर मान लीजिए घर पे कोई बच्चा ऐसा है जिसके कि घर पे देखभाल की जा रही है, उसमें पहले मामूली लक्षण थे और माता पिता या अभिभावक को ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ रही है, जिसको हम कहते हैं कि हम उनको बता देते हैं कि भाई ये डेंजर साइंस है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है तुरंत सहायता लीजिए। उसमें एम्बुलेंस का रोल आ जाता है, जितनी जल्दी बच्चे को घर से अस्पताल तक पहुंचा सके उतना अच्छा रहेगा। इजीली 102 नंबर पर फ़ोन करके वो एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं। जी जी मैम, इस बीच एक ब्लैक फंगस, ये काफ़ी सुनने को मिल रहा है कि कोरोना तो है ही, साथ में ब्लैक फंगस है, तो ये ब्लैक फंगस क्या है और बच्चों में इसके होने की कितनी आशंका है? देखिए, ब्लैक फंगस जो है एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, और चूंकि उससे जो है जो प्रभावित हिस्सा है वो काला पड़ जाता है, इसीलिए उसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है। ऐसे तो आमतौर पे ये इन्फेक्शन बहुत कम होता है, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और साथ में जो दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कि स्टेरॉइड्स वगैरह हैं, उनकी वजह से प्रतिरोधक क्षमता और कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है, इन दोनों के प्रभाव से मिलकर के इस तरह का इन्फेक्शन जो कि आमतौर पे नहीं होता है, उस तरह का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ये एक नया बीमारी है। जी हाँ, ये बीमारी पहले से है, लेकिन इसका जो वो है वो बढ़ गया है, क्योंकि स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। कारण ये है। जी हाँ। और सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है कि अलग अलग तरह से लोग डरा रहे हैं, फिर कितनी तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग चाहते ना चाहते हुए डर रहे हैं। मैम, इसमें आप क्या कहेंगी? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, लोगों को भी हम ये सलाह दें कि देखिए, बीमारी तो है, उससे हमें उसका मुकाबला भी करना है, उसका सामना भी करना है, लेकिन भ्रांतियों में न जाए। आम तौर पे ज़्यादातर लोग जो हैं जिनको ये इन्फेक्शन होगा वो ठीक हो जाएंगे,
मतलब आप ये समझ लीजिए 95 से 97% लोग जो है ठीक हो जाएंगे और उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कुछ परसेंटेज में जो है ऐसा होगा कि बीमारी बढ़ सकती है। उस समय जो है आप सलाह ज़रूर लें और टेस्ट करवाने से ना डरें। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें कोरोना नहीं हो सकता है, ये हमारा साधारण सर्दी जुकाम है और बुखार है और हम 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। इस तरह की भ्रांति ना रखें। अगर आपको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, तो चूंकि इस समय कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है, आप टेस्ट करवा लें। उससे जो है ये होगा कि आप जो है जल्दी जो है गंभीर लक्षणों को पहचान सकेंगे कि कब आपको दिक्कत हो रही है। इसलिए टेस्ट से पीछे ना हटें। ये जो है एक हम लोगों ने देखा है कि लोग जो है डर से कई बार टेस्ट नहीं करवाते हैं। 3-4 दिन तक, 5 दिन तक छोड़ देते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा ना करें। कई बार लोग घर पर ही इलाज शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इतना ये कितना सेफ है? ये जो है आप देखिए, अगर आपने सिर्फ पैरासिटामोल जो साधारण बुखार की दवा है वहाँ तक लिया है, थोड़ा गार्गल, लेकिन उससे अगर आगे ज़्यादा दवा की ज़रूरत पड़ रही है, स्टेरॉइड्स वगैरह अपने आप से ना लें, बिना चिकित्सक की सलाह के आप ऐसा ना करें। हाँ मैम, इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अभी जैसा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो शुरू ही है। पहले 45 वर्ष के ज़्यादा लोग को, अब 18 से 44 वर्ष। तो ये जो अब बच्चों में देखने को, सुनने को मिल रहा है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी? हाँ, वैक्सीनेशन से देखिए प्रोटेक्शन है। कोई भी वैक्सीन जो है 100% तो नहीं आपको प्रतिरोधक क्षमता देती है या प्रोटेक्शन देती है। सभी अच्छे से अच्छी वैक्सीन भी 90% देंगी, कुछ का 70% है, लेकिन आपको जो है फिर भी वो सीरियस डिजीज से बचाएंगी। तो इसलिए वैक्सीन्स जो हैं वो प्रोटेक्शन देती हैं। अभी तक जो है हमारे देश में 18 वर्ष तक को ही दिया जा रहा है। 12 से 18 वर्ष के बीच में कुछ देशों में जो है इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो गए हैं। जैसे फाइज़र की कुछ वैक्सीन है, वो उनका ट्रायल हो रहा है कि 12 से 18 वर्ष के बच्चों को दिया जा सकता है। हमारे यहाँ अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि ये जो 18 वर्ष का जो वो है वो और घट करके 12 वर्ष पे आ जाए और उन बच्चों को भी जो है वैक्सीन दी जाने लगी। मैम, अगर कोई बच्चा है और उसे ये घर वालों को ये पता चले कि हाँ लक्षण दिखाई दे रहे हैं और वो जल्द ही बाहर न जाना चाहें, तो वो घर पर इलाज कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसमें जो है ये होम आइसोलेशन जिसको हम लोग कहते हैं। होम आइसोलेशन हो गया तो क्या काढ़ा कई बार ये हुआ कि हमें काढ़ा लेना है, तो क्या एक बच्चे को काढ़ा दिया जाना कितना सेफ है, या फिर और घर में हम क्या क्या करें कि बच्चा घर पर ठीक हो जाए? अगर बच्चे में मामूली लक्षण है, मामूली लक्षण से हम ये कहते हैं कि बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, थोड़ा सा मामूली बुखार है और थोड़ी सी हरारत जिसको कहते हैं उस तरह का लग रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा डायरिया है और थोड़ा सा भूख कम लग रही है, तो ये मामूली लक्षण है। इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, आपको जो है बच्चे को अलग रखना है। अगर घर में बड़े बूढ़े हैं, अगर ज़्यादा उम्र के मान लीजिए दादा दादी या नाना नानी साथ में, उनसे बच्चे को अलग रखना है। और आप जो है बुखार के लिए पैरासिटामोल दीजिए। बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, कोशिश करिए कि बच्चे की जो भी डाइट है वो लेता रहे। उसका आप फ्लूइड का ख्याल रखिए, आप उसको जो है मतलब लिक्विड्स, सूप, इस तरह की चीज़ें देते रहिए ताकि कोई डिहाइड्रेशन जैसी बात ना हो। और साथ में जो है आप कुछ मल्टीवाइटमिन या जैसे आजकल जिंक और विटामिन सी बताते हैं वो दे सकते हैं। काढ़ा ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, बड़े लोग भी नहीं पसंद करते हैं। बच्चों की बात आती है तो बच्चे तो वैसे ही खाने में आधी चीज़ें वो लगभग नहीं खाना चाहते हैं, नहीं लेते हैं। तो उसमें काढ़ा देना कोई ऐसा बहुत तो मतलब ऐसा ना हो कि काढ़ा देने से जो है बच्चा खाने से जो है वो करने लगे और उल्टी हो जाए। तो इसलिए अगर पसंद है उसे तो आप दे सकते हैं, लेकिन कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो ये मैम, अच्छा ये दूसरी लहर जारी है, तो बच्चों को और सेफ करने के लिए, क्योंकि स्कूल बंद है, सब कुछ बाहर के सब कुछ बंद है, तो घर पर एक हेल्दी माहौल को कैसे वो करें हम लोग? देखिए, कुछ जो जैसे प्रिकॉशंस हैं जो कि सभी को लेने हैं, जो मास्क पहने, छोटे बच्चे मास्क भी तो नहीं पहनते, वो भी मतलब बहुत छोटे बच्चों में तो देखिए रिकमेंडेड नहीं है। 2 साल के नीचे तो हम लोग नहीं कहते हैं कि उनको आप मास्क पहनाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल भी है। यानी 2 साल तक के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है। हाँ, मान लीजिए 10 महीने का बच्चा है वो तो मास्क नहीं लगाएगा। और लेकिन उसके ऊपर वाले बच्चों को जो है आप मास्क लगा सकते हैं और उसका बहुत ख्याल रखिए, हाइजीन का बहुत ख्याल रखिए। आप जो है साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का, अगर आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप वापस आकर के साबुन से ज़रूर हाथ धोएं।
और घर में जो है एक पॉजिटिव माहौल रखने की कोशिश करें कि नहीं, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन होता भी है तो हम लोग सब मिल करके इसका मुकाबला कर लेंगे। बच्चों को जो है कुछ इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, कुछ वो गेम्स खेल सकते हैं। मैम, चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगी? हाँ, अब दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कोरोना महामारी ने हम सभी को हिला दिया है, लेकिन फिर भी इसका हमें दृढ़तापूर्वक सामना करना है और चिकित्सकीय सलाह लेने से आप बिल्कुल परहेज़ ना करें। मास्क ज़रूर पहनें, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक ये सिंपल चीज़ है जिसने कि मतलब हर स्टडी में ये शो किया गया है कि इससे बहुत फ़ायदा है। और दूसरा जो है, आप हाइजीन और सैनिटेशन का ज़रूर ख्याल रखें। ये दो चीज़ें जो है हमें बहुत दूर तक जो है बचा के रखेंगी और इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और बच्चों को कोरोना से बचाने के विषय में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हमें पैनिक नहीं होना है, मास्क का प्रयोग करना है, समय समय पर हाथ साफ करते रहना है। तो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। दीजिए अनुमति, नमस्कार।